और नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल बीसल प्रो अड्डा में एक बार आपका फिर स्वागत है। और खेलो इंडिया 2020 सीरीज़ के तहत हम लेके आए हैं फिर से 20 क्वेश्चन। अभी तक मैं ज्योग्राफी और पॉलिटी के क्वेश्चन डिस्कस करता था। अब मैंने सोचा एग्जाम जैसे जैसे पास आ गए और जैसे जैसे आप लोग क्वेश्चन को अच्छे से हल करने लगे हो, तो मैंने हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स के भी क्वेश्चन इसमें ऐड किए हैं, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा विषय पर पूरे सामान्य ज्ञान पर एक ऐसी समझ बन जाए ताकि आप अच्छे से अच्छे क्वेश्चन हल कर पाओ, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हल कर पाओ। देखो, ये है कंपटीशन में आप 70% लाओ, 80% लाओ, कोई मतलब नहीं रखता। आप ज़्यादा से ज़्यादा लाओ, ये मतलब रखता है। भले 60% हो, लेकिन वो उन लोगों में ज़्यादा हो जो लोग कंपटीशन में बैठे हैं। तो कंपटीशन में कोई रिजल्ट नहीं बनता फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन। यहाँ जो भी बनता है वो कट ऑफ जाती है। कट ऑफ का मतलब अगर आपके अच्छे नंबर हैं, सबसे ज़्यादा नंबर हैं, तब आप आओगे, और नहीं है तो फिर बाहर हो जाओगे, फिर चाहे वो 90% ही क्यों ना हो। पेपर के ऊपर डिसाइड करता है, इसलिए एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और देखते जाइए, आगे मैं समझाता हूँ आपको। पहला क्वेश्चन है नाथुला, ये दर्रों से क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है नाथुला, लिपुलेख, रोहतांग और पाल घाट में से कौन सा दर्रा केरल में अवस्थित है। दर्रों का मैंने वीडियो बनाया, सब बता दिए उसमें, एक एक उनमें से ही है। तो कौन सा दर्रा केरल में अवस्थित है, तो ये है पाल घाट। ठीक है, अब पाल घाट के अलावा और भी एक दर्रा केरल में अवस्थित है, तो यहाँ इसका आंसर हो जाएगा पाल घाट। दूसरा दर्रा है, उसको मैंने बताया था सेनकोट्टा। ऐसे करके मैंने एक डायग्राम बनाया था उसमें। तो यहाँ पे है पाल घाट, और यहाँ पे है सेनकोट्टा, और यहाँ पे है नीलगिरी, यहाँ पे है अनामलाई, और यहाँ पे है कार्डमम। तो इस वाले डायग्राम से ये क्वेश्चन था। आगे जो दर्रे हैं इनको भी देख लीजिए। अब लिपुलेख, नाथुला दर्रा कहाँ है? नाथुला दर्रा है सिक्किम में। लिपुलेख दर्रा कहाँ है? उत्तराखंड में। और रोहतांग दर्रा कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। तो 4 दर्रे आपको तैयार हो गए। बाकी भी दर्रे यहीं पे अपने लिख लीजिए, अगर आपने उनको डायग्राम बना के तैयार नहीं किया है तो। अगला है कार्बी जनजाति। ठीक है, कार्बी जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो इसका राज्य का नाम है असम। ठीक है, असम में एक जिला है कार्बी-लॉन्ग। ठीक है, वहाँ कार्बी जनजाति पाई जाती है, और कार्बी जनजाति पहाड़ियों पे पाई जाती है असम की। तो असम में और कौन कौन सी जनजाति पाई जाती हैं उनको भी लिख लेना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर किस नदी के तट पर है? तो पहली बात तो ये नदी के तट पर है, तो अलकनंदा। एक दो दिन में मैं एक गंगा का ऊपरी प्रवाह पढ़ाऊंगा, उसमें जितने भी मंदिर हैं किस नदी के किनारे है, कौन सा प्रयाग कहाँ पे है, जैसे रुद्र प्रयाग है, देव प्रयाग है, ये और कर्ण प्रयाग है, ये सारे प्रयाग का एक वीडियो बनाऊंगा, 4-5 मिनट का होगा मुश्किल से। उसको देखोगे और उसमें पूरे सब क्लियर हो जाएंगे। तो ये अलकनंदा के तट पर है बद्रीनाथ का मंदिर। अब आप देख लीजिए, बद्रीनाथ के साथ साथ एक और मंदिर प्रसिद्ध है, केदारनाथ। कौन सा मंदिर है? केदारनाथ। और ये केदारनाथ मंदिर किस नदी के तट पर है? मंदाकिनी। ठीक है, मंदाकिनी नदी के तट पर है। तो ये दोनों मंदिर याद रखिए। यहाँ से पूछा जा सकता है, अभी बाढ़ भी आई थी इस क्षेत्र में, तो जो लोकेशन करंट में चर्चा में होती है, ट्रेडिशनल क्वेश्चन भी वहीं से ज़्यादातर बनते हैं, तो ये याद रखिए। ऊपर से इसमें एक क्वेश्चन पूछा कि ये दोनों मंदिर हैं किस राज्य में? तो यू के बराबर उत्तराखंड में। तो ये आपके शॉर्ट नोट्स बन गए कि अलकनंदा नदी पे बद्रीनाथ है और केदारनाथ मंदाकिनी नदी पर है, और ये दोनों कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में। ठीक है, अगला, किस नदी पर स्थित शिव समुद्रम जलपात अवस्थित है? तो किस नदी पर स्थित है शिव समुद्रम जलपात? देखिए, ये शिव समुद्रम जलप्रपात है, और किस नदी पर? तो इसका पूछा, तो इसका आंसर है कावेरी नदी। कावेरी नदी से कई प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, तो एक बार पूरा डिस्कशन कर लेते हैं। कावेरी नदी का उद्गम कहाँ है? तो ब्रह्मगिरी पहाड़ियों पर। ब्रह्मगिरी पहाड़ियाँ, और ब्रह्मगिरी पहाड़ियाँ कहाँ हैं? ये भी क्वेश्चन बनेगा। तो ब्रह्मगिरी पहाड़ियाँ कहाँ हैं? कर्नाटक। ठीक है, यहाँ से। दूसरी बात ये कावेरी की, कावेरी किन किन राज्यों से होके बहती है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो एक तो कर्नाटक से होके बहती है। ठीक है, अगले ये केरल में जाती है, केरल, और उसके बाद ये जाती है तमिलनाडु में। अब जब तमिलनाडु में जाएगी तो आपको पता होगा कि ये नक्शा है, मान लो, तो ये कर्नाटक है, ये केरल, ये तमिलनाडु, तो कहाँ गिरेगी? बंगाल की खाड़ी में। तो इसकी पूरी लोकेशन आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, और आपसे एक क्वेश्चन पीसीएस में पूछा गया, इसमें तो नहीं, उसमें पूछा गया कि कावेरी नदी जल विवाद किन किन राज्यों के बीच में है? तो 3 राज्य तो यही हैं जिनके बीच में कावेरी नदी जल विवाद है। एक केंद्र शासित प्रदेश भी है, वो है पुदुचेरी। ठीक है,
पुदुचेरी। तो इन तीन राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश के बीच में क्या है, कावेरी नदी जल विवाद है। लेकिन कावेरी नदी बहती किन राज्यों से होकर है, तो इन्हीं तीन राज्यों से होकर बहती है। तो कावेरी नदी के बारे में मैंने आपको यहाँ पर डिटेल से जानकारी दे दी, ताकि आपके जितने भी क्वेश्चन बने कावेरी नदी से वो सही हो जाए। और जब मैं नदियाँ पढ़ाऊँगा तो उसमें मैं सहायक नदियाँ पढ़ाऊँगा विद डायग्राम, तो उसकी टेंशन मत लो, फिर से डिस्कस करेंगे इसे। अगला क्वेश्चन, कौन सी मिट्टी चाय बागानों के लिए उपयुक्त होती है, तो ये होती है अम्लीय मृदा। ठीक है, अम्लीय मृदा, जिसमें अम्ल की मात्रा ज़्यादा होती है तो वो मृदा अम्लीय मृदा होती है। लेकिन अम्लीय मृदा पाई कहाँ जाती है, तो अम्लीय मृदा पाई जाती है पहाड़ों के ढलानों पर। पहाड़ों के जो ढलान होते हैं, जैसे ये पहाड़ है तो इसका ये ढलान होता है, यहाँ पे अम्लीय मृदा पाई जाएगी इधर। ठीक है, तो इसी अम्लीय मृदा पहाड़ों के ढलानों पर चाय की खेती की जाती है। और भारत में चाय की खेती सबसे ज़्यादा कहाँ की जाती है, आपको ये बताना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा हिस्ट्री से, आत्मीय सभा की स्थापना किसने की थी, तो इसका आंसर है राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय। और राजा राम मोहन राय से इतने सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो देख लीजिए। भारत का युगदूत किसको कहा जाता है, ठीक है, भारत का युग परिवर्तक किसको कहा जाता है, आधुनिक भारत का पिता किसको कहा जाता है, तो वो सारे क्वेश्चन राजा राम मोहन राय सबसे बनते हैं। एक क्वेश्चन बनता है कि राजा राम मोहन राय की मृत्यु कहाँ हुई, तो ब्रिस्टल ब्रिटेन में हुई थी। आत्मीय सभा से ही क्वेश्चन पूछ लेगा कि आत्मीय सभा की स्थापना कब हुई थी, 1815 में। राजा राम मोहन राय ने एक और संगठन की स्थापना की थी, ठीक है, तो वो है ब्रह्म समाज। कौन सा है, ब्रह्म समाज। और ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी, 1828 में। तो ऐसे करके आप एक जगह पे ही, और इनके कौन कौन से पत्र थे, ठीक है, तो जैसे मिरातुल अखबार है और प्रज्ञा का चांद है, तो ये सारी जानकारी एक हेडिंग डालो पेपर पे, राजा राम मोहन राय। और राजा राम मोहन राय के बारे में जितने भी फैक्ट मिले उन सबको लिख लो एक ही जगह पे। और ऐसे ही करके जो टेस्ट में मिलते हैं उनको भी लिखो, जैसे मैं यहाँ पे क्वेश्चन डिस्कस कराता हूँ, ऐसे ही आप लोग अलग भी टेस्ट देते हो तो उनको भी, ठीक है। ज्ञान जहाँ से मिले लपेट लेना चाहिए, उसको एक जगह नहीं बैठना चाहिए कि ठीक है चलो भाई हो जाएगा। तो मेरे से भी और अच्छे, अगर मेरी पढ़ाई हुई तरीके अच्छे लगते हैं, मेरे तरीकों से आपकी तैयारी अच्छी होती है, तो लाइक कर दिया करो फिर इसको, तो और मोटिवेशन मिलेगा, तो मैं और ज़्यादा क्वेश्चन लेके आऊँगा। भारत में सिविल सेवा का जनक किसे माना, देखो सिविल सेवा सबका सपना होता है भारत में, जो भी पढ़े लिखे लड़के, चाहे वो इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, कोई भी, एक बार हर कोई इंसान डीएम, सचिव और उससे ऊपर के अधिकारी IPS IAS बनना चाहते हैं। तो फिर ये सिविल सेवा का जनक कौन था भारत में, तो यहाँ से क्वेश्चन बनना तो स्वाभाविक है। और मैं लगातार अपने वीडियो में सिविल सेवा के क्वेश्चन मतलब कवर करता हूँ, जैसे किस अनुच्छेद में है, 312 में है, उसका गठन करने का विशेषाधिकार किसको है, राज्यसभा को, भी ये सारे क्वेश्चन मैं कवर कर चुका हूँ। इसके लिए पीछे वीडियो देख लेना अगर नहीं देखा है तो। भारत में सिविल सेवा का जनक किसको माना जाता है, लॉर्ड कॉर्नवालिस को। लॉर्ड कॉर्नवालिस को सिविल सेवा का जनक किसको माना जाता है, लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस गवर्नर जनरल था भारत में, तो उस समय उसने सिविल सेवा का गठन किया था, जो वारेन हेस्टिंग के बाद में आया था, ठीक है। तो ये भारत में पुलिस सेवा का जनक किसे माना जाता है, अब सिविल सेवा का जनक तो हो गया, पुलिस सेवा का भी जनक पूछा जा सकता है, तो पुलिस सेवा के जनक भी यही भाई साहब थे, ठीक है, पुलिस सेवा। तो इन्होंने ही पुलिस सेवा का जनक माना जाता है और इन्हें ही सिविल सेवा का जनक माना जाता है। आपसे एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि भारत में न्यायिक सेवा का जनक किसे माना जाता है, वो बैरन हेस्टिंग थे। कौन थे, बैरन हेस्टिंग, याद कर लेना, ये पॉइंट भी नोट कर लेना। अगला क्वेश्चन, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, ठीक है, ये एक संस्था थी जिसकी स्थापना हुई थी। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की थी, तो इसकी स्थापना की थी विलियम जोन्स ने। किसने की थी, विलियम जोन्स ने, ये नाम याद रखें आप। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की थी, विलियम जोन्स ने। देखिए मेरे पास इधर जगह कम है, आप पेपर पे दूर दूर लिखा करें और अच्छे से नोट्स बनाएं। जैसे एक क्वेश्चन लिख लिया, उसके नीचे 3-4 लाइनें छोड़ो, ताकि उसमें और भी जितने फैक्ट मिले वो भी जोड़ो। जैसे मैं यहाँ डिस्कस करता हूँ, पास में लिखता हूँ, आप ऐसे नहीं लिखोगे। आपने 1 नंबर क्वेश्चन यहाँ डाला और उस क्वेश्चन लिखा, उसका आंसर लिखा, फिर उसके नीचे 3-4 लाइन की जगह छोड़ दी, ताकि और जो उससे बनने वाले फैक्ट है वो भी यहाँ पर लिखें। फिर आपकी बनेगी शानदार क्वेश्चन बुक और फिर इससे आएगा शानदार रिजल्ट, ठीक है। तो विलियम जोन्स। अब अगला क्वेश्चन इसी से भी पूछा जा सकता है एशियाटिक सोसाइटी से कि इसकी स्थापना किस गवर्नर के समय में हुई थी, कौन था उस समय भारत का गवर्नर, तो थे वारेन हेस्टिंग्स। कौन थे, वारेन हेस्टिंग्स, ठीक है। तो ये वारेन हेस्टिंग, ये याद रखो। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी, 1800
1784 सॉरी 1784 में। तो 3 फैक्ट आपको पता लग गया एशियाटिक सोसाइटी के बारे में। एशियाटिक सोसाइटी का काम क्या था, जो भारत के पुराने प्राचीन ग्रंथ थे और जो पॉपुलर ग्रंथ थे उनका अनुवाद करता था, उनको पढ़ता था, ताकि भारत की परंपराओं के बारे में जानकारी ली जा सके। अब मैं इसको रफ कर दे रहा हूँ, आपको पता लग गया होगा इनसे संबंधित जो भी है मैंने बताया। तो हिस्ट्री के क्वेश्चन भी मैं ऐसे ही डिस्कस करूँगा ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो। अपने सभी क्वेश्चन ऐसे ही डिस्कस होंगे जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो। ठगों का दमन किसने किया था? ठगों, जैसे ठग कौन थे? जो रास्ते में चलने वाले लोगों को लूट लेते थे, उनका दमन किसने किया था? इसके लिए नाम जाना जाता है कैप्टन सिलीमैन। कैप्टन सिलीमैन। आपको कमेंट करके ये बताना है कि किसके समय में कौन सा गवर्नर जनरल था तब कैप्टन सिलीमैन ने ठगों का दमन किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा हिस्ट्री से ही है, इल्बर्ट बिल। इल्बर्ट बिल किसके समय में आया था? ये बहुत प्रसिद्ध क्वेश्चन है, पहले सुन लीजिए इल्बर्ट बिल क्या था। इल्बर्ट बिल वो बिल था जिसमें ये प्रावधान था कि यूरोपीय जो अंग्रेज थे हमारे यहाँ रहते थे उनके भी मुकदमे भारतीय न्यायाधीश सुन सकते हैं। जो उस समय न्यायालय थे अंग्रेजों के समय में, उनमें जो न्यायाधीश थे तो 2 तरीके के न्यायाधीश थे, एक तो भारतीय न्यायाधीश थे, एक यूरोपीय न्यायाधीश थे। तो इसमें ये लिखा गया था कि भारतीय न्यायाधीश भी यूरोपियों के मामले सुन सकते हैं। पहले ऐसा प्रावधान था कि यूरोपियों के मामले सिर्फ यूरोपीय न्यायाधीश सुनेंगे और भारतीयों के मामले दोनों सुन लेंगे। तो इसमें यह प्रावधान किया गया था कि भारतीय न्यायाधीश भी यूरोपियों के मामले सुन लेंगे, तो फिर हो गई गड़बड़, तो माना नहीं, फिर इसके बाद में श्वेत विद्रोह कर दिया। इल्बर्ट बिल किसके समय में आया था? तो लॉर्ड रिपन के समय में आया था, लॉर्ड रिपन। ठीक है, ये बहुत प्रसिद्ध है भारतीय इतिहास में। अगर जब भी क्वेश्चन बनता है गवर्नर जनरल से तो रिपन से बनने का चांस ज़्यादा रहता है। 1880 से रिपन साहब का 1880 से 1884 कार्यकाल था। और आपको पता होगा 1882 में प्रॉपर जनगणना शुरू हुई, रिपन साहब के साथ में शुरू हुई। उसके बाद प्रथम कारखाना अधिनियम 1881 में, वो भी इनके ही समय आया था। तो ऐसे जितने भी फैक्ट हैं रिपन के बारे में वो सब। अब जैसे ग्रामीण जो ग्राम पंचायतों का गठन है सबसे पहले किसने किया था? वो भी रिपन ने किया था। उसी समय ग्राम पंचायत के गठन की अवधारणा आई थी। तो रिपन से खूब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये याद रखो। अगला है चौरी चौरा नामक स्थान कहाँ पर स्थित है? ये क्वेश्चन आपने करंट में भी कवर किया होगा अगर पढ़ी होगी कोई मैगजीन वगैरह। तो कैसे कवर किया होगा? क्योंकि इस साल जो उत्तर प्रदेश सरकार है उसने क्या है, चौरी चौरा के जो वार्षिक उत्सव मनाया। ठीक है, 22 में हुआ था, तो अब 1922 और अभी आगे 1921, तो 100 साल पूरे होने वाले हैं, इसलिए इसकी बरसी मनाएगी, तो 100वीं। ठीक है, तो चौरी चौरा नामक स्थान कहाँ है? तो ये इसका याद रखो, गोरखपुर में है। कहाँ है? गोरखपुर। गोरखपुर नामक एक गोरखपुर जगह है, जिला है, उसमें चौरी चौरा नामक स्थान है। लेकिन ये घटना हुई किस दिन थी? चौरी चौरा की घटना किस दिन हुई थी? 4 फरवरी 1922 को। क्यों हुई थी? क्योंकि उस समय असहयोग आंदोलन चला रहे थे गांधी जी 1920 वाला, और वो आंदोलन चलते चलते लगभग 2 साल हो चुके थे। उस समय एक जुलूस निकाला जा रहा था चौरी चौरा में, तो पुलिस के लोगों ने वहाँ पे कुछ फायरिंग कर दी, जुलूस पे कर दिया। फिर वहाँ के लोगों ने जो जुलूस निकाल रहे थे उन्होंने पुलिस थाने में आग लगा दी। तो ये घटना चौरी चौरा से संबंधित है। ठीक है, तो भारत में जूट का पहला कारखाना, जैसे मैं सीमेंट कारखाने वाला क्वेश्चन पूछ चुका हूँ कि सीमेंट का कारखाना पहले कहाँ स्थापित हुआ था, तो वो तमिलनाडु में हुआ था। ठीक है, लेकिन अभी पूछ रहा है कि भारत में जूट का पहला कारखाना कहाँ खोला गया? तो एक जगह है पश्चिम बंगाल में, रिसरा में। और कब खोला गया दोस्तों, इसकी सन भी पूछी जा सकती है, 1855 में। ठीक है, तो रिसरा में 1855 में। ये 13 क्वेश्चन हो गए और 7 क्वेश्चन अगली स्लाइड में। विधान परिषद की स्थापना और वह समाप्ति का प्रावधान किस अनुच्छेद में? ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने क्यों लिया, क्योंकि अभी क्या है, आंध्र प्रदेश ने कहा है कि हमारी विधान परिषद खत्म कर दो। ठीक है, और उड़ीसा ने कहा हमारी विधान परिषद बना दो। या तो उड़ीसा में उड़ीसा में पहले खत्म करने की बात चली थी, बाद में आंध्र प्रदेश में चली थी। तो इन दोनों ने खत्म करने के बाद प्रावधान किस अनुच्छेद में? तो इसका एक सिंपल सा आंसर ये है कि 169 अनुच्छेद में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान है। लेकिन विधान परिषद की स्थापना करता कौन है? विधान परिषद बोले तो विधानमंडल का ऊपर वाला सदन, ये होता है विधान परिषद। और ये राज्य में होता है, यहाँ बैठे होते हैं राज्यपाल और नीचे होता है विधान सभा। ठीक है, तो ये सदन राज्य में होते हैं, जैसे उत्तर प्रदेश में भी हैं, ऐसे कई राज्यों में हैं। तो विधान परिषद, तो इसमें एक क्वेश्चन यही है
कि इसका गठन कौन करता है, तो इसका गठन करता है संसद, ठीक है। तो विधान परिषद का गठन कौन करता है, संसद। लेकिन इसके लिए क्या है, राज्य सरकार कहती है, प्रस्ताव पास करती है और संसद से कहती है, तो संसद ही गठन करता है और संसद ही बाद में राज्य सरकार के कहने पर खत्म करता है। लेकिन अभी यहाँ पे एक बात याद कर लो कि भाई अगर विधान परिषद का गठन किस में होता है, तो 169 में होता है। विधानसभा का गठन किस में होता है, तो 170 में होता है, ठीक है। और अगर ये मान लो पूरा गोला बना लें और इसको नाम दे दें विधानमंडल, देखिए ये 3 आर्टिकल ऐसे ही याद करना है, विधानमंडल, ये डायग्राम करते दिमाग में रेडी आना चाहिए। तो विधानमंडल का क्या होता है, 168। अब याद करने का तरीका क्या है, विधानमंडल सबसे बड़ा होता है क्योंकि उसमें दोनों सदन और राज्यपाल भी आते हैं। उसके बाद विधान परिषद होता है जो हर जगह नहीं होता है, ठीक है। तो और उसके बाद आती है विधानसभा। तो सबसे पहले आएगा विधानमंडल जो सबसे बड़ा होता है, तो उसका आर्टिकल होगा 168। फिर उसके बाद विधान परिषद आती है, उसका आर्टिकल होगा 179। और विधानसभा आती है, उसका आर्टिकल होगा 170। और राज्यपाल की नियुक्ति किस आर्टिकल के तहत की जाती है, वो आप बताना है कमेंट करके, ठीक है। तो ये डायग्राम याद करो और इससे आपको 3-4 क्वेश्चन मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन, विधानसभाओं में, उसी डायग्राम में बताऊंगा, विधानसभाओं में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है, ठीक है। सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है। अब ये विधानसभा है, विधानसभा मतलब ये नीचे वाला सदन, ठीक है। अब इसमें पूछा गया अधिकतम संख्या कितनी होती है, तो इसका आंसर मैं यही लिख देता हूँ क्वेश्चन के आगे, 500। मतलब 500 से ज़्यादा सदस्य नहीं हो सकते विधानसभा में, तो इसमें लिख लो। अब जैसे मान लो यही डायग्राम बनाया, अब एक डायग्राम से देखो कितने क्वेश्चन निकलते हैं। अधिकतम सदस्य, तो वो तो हो गए 500, ठीक है। अब यहीं से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है कि न्यूनतम, कि कम से कम कितने होने चाहिए, उससे कम नहीं होने चाहिए। तो न्यूनतम सदस्य कितने हो सकते हैं, 60। तो ये आंकड़ा याद रखिए, अधिकतम 500 हो सकते हैं किसी विधानसभा में और न्यूनतम कितने हो सकते हैं, 60। अब देखिए एक डायग्राम में कितने सारे क्वेश्चन आपके कवर हो रहे हैं और मेरा आंसर पढ़ाने का, आंसर देने का यही तरीका है, ठीक है। इसलिए ध्यान से पढ़िए। अगला क्वेश्चन, भारत का एकमात्र राज्य जहाँ सामान्य सिविल कोड लागू है, ठीक है। अब सामान्य सिविल कोड की मांग की जा रही है देश में, तो हो सकता है एग्जामिनर पूछे बार। सामान्य सिविल कोड होता है जो गोद लेने का कानून होता है, जो विवाह तलाक के कानून होते हैं, उनको एक जैसा बनाया जाए, धर्म के आधार पे ना अलग के, उन्हें व्यक्ति के आधार पे बनाया जाए ताकि किसी के मूल अधिकारों का उल्लंघन ना हो। तो भारत में सामान्य सिविल कोड मात्र एक राज्य में है और वो राज्य कौन सा है, गोवा। कौन सा है, गोवा, ठीक है। तो गोवा राज्य में सामान्य सिविल कोड का प्रावधान है। लेकिन आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि जो सामान्य सिविल कोड है वो किस अनुच्छेद के तहत है, संविधान में किस अनुच्छेद में इसका जिक्र किया गया है कि सामान्य सिविल कोड होनी चाहिए, तो अनुच्छेद 44। आपसे एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि क्या सामान्य सिविल कोड मूल अधिकार है, नहीं, मूल अधिकार नहीं है। सामान्य सिविल कोड डीपीएसपी है, डीपीएसपी मतलब राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का हिस्सा है सामान्य सिविल कोड, ठीक है। तो ये 3 क्वेश्चन यहाँ से तैयार हो गए। अगला, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की पेंशन, वेतन भत्ते नहीं, पेंशन किस निधि से दी जाती है। देखो 2 निधियाँ होती हैं, एक केंद्र सरकार की होगी जो लोक लेखा निधि होती, केंद्र सरकार की निधि होती है, आकस्मिक निधि होती है, संचित निधि होती है, और वैसे ही राज्य सरकार में भी 3 निधियां होती हैं। तो ये किस निधि से दी जाएगी, पेंशन किस निधि से दी जाएगी, उच्च न्यायालय की। तो यहाँ क्वेश्चन एग्जामिनर घुमा सकता है, जबकि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश काम कहाँ करते हैं, राज्य में, राज्य के लिए काम करते हैं। लेकिन दोस्तों पेंशन राज्य की संचित निधि से नहीं दी जाएगी, पेंशन कहाँ से दी जाएगी, केंद्र की संचित निधि से। मतलब इनको पेंशन कौन देगा, केंद्र की संचित निधि से, संचित निधि से, ठीक है। और इनको पेंशन कौन देगा, केंद्र, ठीक है। लेकिन इनको वेतन भत्ते कौन देगा, जब ये काम कर रहे होंगे तो वेतन भत्ते कौन देगा, वेतन भत्ते देगा राज्य की संसद निधि से। याद रखो, वेतन भत्ते उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के राज्य की संसद निधि से और पेंशन केंद्र की संचित निधि से, ठीक है। और कमेंट करके बताना कि संचित निधि का आर्टिकल कौन सा होता है, वो यहाँ पे लिख लेना अपने नोट्स में। अगला क्वेश्चन, भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है। मैंने यहाँ से इकोनॉमिक्स के भी क्वेश्चन डालने शुरू कर दिए। तो भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है, ठीक है। कैसी है का मतलब अर्थव्यवस्था कितने प्रकार की होती है, ये पूछा जा सकता है। तो भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसके लिए एक शब्द प्रयोग किया जाता है, मिश्रित। भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है, ठीक है। मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या मतलब होता है ये भी समझ लीजिए। जैसे इसमें कुछ सार्वजनिक, जो सरकार का योगदान होगा, सरकारी संपत्ति होगी, तो सार्वजनिक पूंजीवादी, यहाँ मान लो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था प्लस
पूंजीवादी निजी अर्थव्यवस्था प्लस राज्य की अर्थव्यवस्था होती है, जिसको हम बोलते हैं साम्यवादी अर्थव्यवस्था। ठीक है, साम्यवादी अर्थव्यवस्था, एक तो ये तरीका हो गया। ठीक है, तो पूंजीवादी मतलब निजी लोग, इसमें निजी अर्थव्यवस्था, और सार्वजनिक मतलब जो सरकार भी। तो पूंजीवादी भी लिखा हो सकता है, निजी भी हो सकता है, और साम्यवादी भी हो सकता है, और सार्वजनिक भी हो सकता है, मतलब सरकार कुछ कुछ करे। तो हमारे यहाँ दो तरीके की फैक्ट्री मिल सकती है, एक तो सरकार की मिलेगी जैसे ONGC, और दूसरी फैक्ट्री किसकी मिलेगी, निजी लोगों की। तो हमारी अर्थव्यवस्था कैसी होगी, मिश्रित अर्थव्यवस्था होगी। ठीक है, ये क्वेश्चन याद रखिए। अगला क्वेश्चन है, बहुत शानदार है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है खूब। ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है, लगाओ दिमाग। ऑपरेशन फ्लड का संबंध है दुग्ध उत्पादन से। किससे है, दुग्ध उत्पादन से, मतलब दूध का उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार ने ऑपरेशन फ्लड चलाया था। और दूध का उत्पादन बढ़ाने के लिए ही कौन सी क्रांति चलाएगी, श्वेत क्रांति। कौन सी क्रांति, श्वेत क्रांति। अब आपको ये बताना है कमेंट करके कि जो अमूल का दूध पीते हो, अमूल डेयरी है, वो किस राज्य में स्थित है। ठीक है, तो उसको कमेंट करके बताना है। अगला क्वेश्चन, कृषि मूल्य आयोग। आजकल किसानों का आंदोलन चर्चा में रहा है पिछले 1 साल से, तो कृषि मूल्य आयोग से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कृषि से संबंधित जितनी भी संस्थाएं हैं सबको याद करो, और ये इंपॉर्टेंट है, इनमें से एक आध क्वेश्चन आएगा, ऐसे ही गैस किया करो। जो करंट में चर्चा होता है फिर उसका क्वेश्चन भी बनता है। कृषि मूल्य आयोग की स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 1965 में। ठीक है, 1965 में इसकी स्थापना हो गई थी। फिर इसका नाम बदल दिया, फिर इसका नया नाम क्या कर दिया, कृषि लागत, ये भी याद करना है आपको, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। ठीक है, मूल्य आयोग, पहले इसका नाम था कृषि मूल्य आयोग, अब इसका नाम क्या कर दिया, और 1965 में इसकी स्थापना, अब हो गया कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। और ये नाम परिवर्तन कब किया गया था, 1985 में, मतलब 20 साल बाद इसका नाम बदल दिया गया था। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने कवर किया। अगला देखो, भारत में कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, ये तो सबको ही पता होगा। ठीक है, तो मैं भी बता देता हूँ आपको, कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, कर्नाटक। कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कर्नाटक। आप ऐसे ही उत्पादक राज्य को जो नए आंकड़े आएंगे, देखो कॉफ़ी का नहीं बदलता है, चाय का नहीं बदलता है, लेकिन बाकी चीज़ों का बदलता रहता है। तो जो नए आंकड़े आएंगे, एग्जाम होने वाला होगा, तुरंत मैं एक वीडियो बना दूंगा पूरा का पूरा कि कौन से राज्य का उत्पादन सबसे ज़्यादा रहा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।